नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा से बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। रोहतक से अरविंद शर्मा को टिकट दिया है तो हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। 8 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने पहले ही घोषित कर दिए थे। बाकी 2 सीटें बची थी रोहतक हिसार, उन पर भी उम्मीदवारी तय कर दी है पार्टी ने। और अरविंद शर्मा जो कुछ दिन पहले ही बीजेपी के पाले में आए थे, उनको रोहतक से टिकट दिया गया है। वहीं हिसार से केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे दिल्ली से मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए। पंकज, 2 टिकटों पर उम्मीदवारों का इंतजार हो रहा था। बीजेपी ने दोनों टिकटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अरविंद शर्मा रोहतक से, हिसार से बृजेंद्र सिंह। क्या और जानकारी है? देखिए, अब हरियाणा में बीजेपी के 10 के 10 उम्मीदवार जो हैं वो ऐलान हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अरविंद शर्मा जो करनाल या सोनीपत से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी तो उसमें अरविंद शर्मा का नाम नहीं आया था। अरविंद शर्मा कांग्रेस के सांसद रहे हैं और पिछले दिनों में बीजेपी में शामिल हुए थे। चर्चाएं ये थी कि कांग्रेस में कहीं वापसी अरविंद शर्मा ना कर ले, लेकिन बीजेपी ने रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनमें अरविंद शर्मा को जो है वो मैदान में उतारा है। तो अब मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है कि किस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अरविंद शर्मा जो है वो टक्कर देंगे। दूसरी अहम सीट हिसार की है। हिसार में लगातार चर्चाएं थी कि चौधरी वीरेंद्र के बेटे को पार्टी जो है वो टिकट दे सकती है। आज सुबह पहले चौधरी वीरेंद्र ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया। चौधरी वीरेंद्र बीजेपी के राज्यसभा मेंबर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और वो क्योंकि अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, तो जब सुबह उन्होंने ऐलान किया तो थोड़ी देर बाद बीजेपी की लिस्ट आई और हिसार से चौधरी वीरेंद्र के बेटे चौधरी विजेंद्र सिंह को जो है पार्टी ने मैदान में उतारा है। चौधरी विजेंद्र सिंह आईएएस ऑफिसर हैं और लगातार कहीं ना कहीं चर्चाएं थी कि चौधरी विजेंद्र को बीजेपी जो है वो टिकट दे सकती है। तो मुकाबला हिसार में भी काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने हिसार में अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि किसको मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि चर्चाएं जरूर है कि कुलदीप बिश्नोई जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन साफ है कि बीजेपी के 10 के 10 उम्मीदवारों की अगर लिस्ट देखी जाए तो मौजूदा जो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से जो राजकुमार सैनी, उनकी टिकट कटी है। करनाल से सांसद जो थे उनकी टिकट कटी थी, लेकिन कुछ सांसदों को दोबारा पार्टी ने मौका दिया था और अब बीजेपी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जनता के सामने है। जनता तय करेगी किसको जो है वो। पंकज, तमाम जानकारी के लिए। तो रोहतक और हिसार लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस बड़ी खबर पर विश्लेषण हम करेंगे। न्यूज 18 हरियाणा के संपादक मुकेश राजपूत मेरे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश राजपूत जी, 2 सीटें बची थी रोहतक हिसार, जहां बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे, लेकिन अब उनके नामों का ऐलान कर दिया है। एक एक कर दोनों सीटों पर हम विश्लेषण करेंगे। रोहतक सीट पर अरविंद शर्मा की उम्मीदवारी, क्या समीकरण और किस वजह से आपको लगता है कि अरविंद शर्मा को बीजेपी ने चुनावी दंगल में रोहतक से उतारा होगा? देखिए, रोहतक का जहां तक सवाल है, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, और ये रोहतक ऐसी जगह है जो हुड्डा का गढ़ माना जाता है। अभी अरविंद शर्मा जो है अभी ताजा भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो उनको किस्मत आजमाने के लिए वहां से टिकट दिया गया। और दूसरी टिकट की हम बात करें तो उसमें कई फैक्टर्स हैं। आप जानती हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी वीरेंद्र सिंह आपस में भाई हैं, पारिवारिक तौर पर के कजन हैं, और इनके जो बेटे हैं उनको हिसार से उतारा जा रहा है, जो अभी मौजूदा में आईएएस ऑफिसर हैं। जाहिर है उनको इस्तीफा उन्होंने दे दिया होगा या प्रोसेस में होगा। और इसके साथ ही एक युग का समाप्ति भी हम कहेंगे। चौधरी वीरेंद्र अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, या यूं कहिए कि चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। और इसके पीछे की जो फिलॉसफी है या जो राजनीति है वो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि चौधरी वीरेंद्र कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए थे और वहां पर जाकर एक बड़ा ओहदा उनको मिला, केंद्र में मंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है वो ये कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे, तो उस चीज को लेकर सवाल ना उठे तो अंदर से ये डील हुई होगी कि आप राज्यसभा से भी इस्तीफा दीजिए, मंत्री पद से भी इस्तीफा दीजिए, आपके बेटे को हम हिसार से चांस देंगे।
तो एक उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हो रही है और चौधरी वीरेंद्र के चुनावी राजनीतिक करियर का ये एंड है। तो एक नई जनरेशन उनके परिवार के हिसाब से देखें तो सत्ता में आने की अब कोशिश करेगी, प्रयास करेगी। लेकिन रोहतक सीट पर हम लगातार देख रहे थे कि धड़ेबंदी में नजर आ रही है बीजेपी। वहां ये अफवाह पहले फैली थी कि अरविंद शर्मा को टिकट दिया जाएगा, लेकिन इसके पीछे गुप्त बैठक कुछ बीजेपी नेता करते हैं, फिर एक मंत्री आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और अंदर खाने ये भी चल रहा था कि एक मंत्री हैं मनोहर कैबिनेट के जो जानबूझकर फर्जी खबरें चलवा रहे थे। उनका क्या हित था? और अब जब अरविंद शर्मा को टिकट दे ही दिया है आलाकमान ने, तो वहां पर बीजेपी के अंदर के समीकरण कैसे समझे हम? ये जिन समीकरणों की आप बात कर रही हैं, राजनीति में जो असली राजनीति होती है वो पार्टी के अंदर होती है, और पार्टी के अंदर वो राजनीति और ज्यादा गर्म हो जाती है जब किसी दूसरी पार्टी का नेता छोड़कर उनकी पार्टी में आता है और कुछ शर्तों के साथ आता है। तो यही राजनीति रोहतक में चल रही थी, और इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है। तो जाहिर है कि जो लोग वहां से उम्मीदवार बनने की इच्छा जता रहे थे या मन में सोच रहे थे कि हम इस बार संसद का चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी उम्मीदों पर पानी तो फिर आई, क्योंकि किसी दूसरी पार्टी का नेता आकर उनकी पार्टी ज्वाइन करता है और पार्टी उन पर मुहर लगा देती है उम्मीदवार के तौर पर, तो वो राजनीति होना लाजमी है। उसी तरीके से अगर आप हिसार की भी बात करें तो हिसार में भी जो चौधरी वीरेंद्र का जो संबंध रहा जिंदगी भर, वो कांग्रेस के साथ रहा, फिर भाजपा में हो गए। अब भाजपा में वो गए हैं, वो उस वक्त तो भाजपा की मजबूरी हो सकती थी, या वो इतने बड़े नेता हैं उनको लेकर भाजपा और मजबूत होगी ये सोच हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनकी विचारधारा बहुत ज्यादा मेल खा रही हो ऐसा नजर नहीं आया। बार बार वो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोल जाते थे, बार बार वो केंद्र सरकार पर भी टीका टिप्पणी कर देते थे, लेकिन आज उन्हीं के बेटे भाजपा से फिर उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरेंगे। तो ये राजनीति है, और परिवारवाद की जहाँ पे बात करते हैं, परिवारवाद भी हर जगह देखने को मिलता है, और उस परिवारवाद को जब दूसरी पार्टी में हो तो लोग भाषण के जरिए उसको उजागर करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में हो तो फिर कोई शायद कुछ कहने से बचता रहता है। शुक्रिया मुकेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रोहतक हॉट सीट, वहां से अरविंद शर्मा को टिकट दिया है, तो हिसार लोकसभा सीट से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चौधरी वीरेंद्र सिंह का राजनीति से संन्यास। वीरेंद्र सिंह ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राज्यसभा से भी इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की है। पहले ही लगातार वो कह रहे थे कि अब राजनीति नहीं करूंगा, यानी चुनाव की राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि संगठन में किसी भी भूमिका पर काम करने को तैयार है। लेकिन गाहे बगाहे लगातार सियासी मंचों से वो अपने बेटे ब्रिजेंद्र सिंह के लिए टिकट की मांग करते रहे हैं, और अब उनको टिकट मिल भी गया है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि परिवारवाद के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने वाले बीजेपी ने यही रास्ता निकाला कि चौधरी वीरेंद्र सिंह संन्यास लें राजनीति से और उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का राजनीति से संन्यास। मेरे सहयोगी पंकज कपाही दिल्ली से इसी बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं फोनलाइन से। पंकज, चौधरी वीरेंद्र सिंह का राजनीति से संन्यास, क्या उनके बेटे के टिकट के साथ इसका गहरा नाता है? निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी का एक फंडा रहा है कि एक परिवार में एक पार्टी को एक ही टिकट जो है वो दी जाएगी। तो ऐसे में क्योंकि चौधरी वीरेंद्र कांग्रेस से आए थे, उनकी तमन्ना थी कि हरियाणा में एक बार मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन वो सपना अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र ने अब राजनीति से संन्यास ले लिया है। और इसका ऐलान करने से कुछ ही समय बाद, जैसे ही चौधरी वीरेंद्र ने ऐलान किया, कुछ ही समय बाद उनके बेटे को बीजेपी ने जो है वो मैदान में उतारा है। सीधे तौर पर बीजेपी ने उनको टिकट दी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये कंडीशन लगी थी कि एक परिवार से एक ही को टिकट दी जाएगी, क्योंकि राज्यसभा मेंबर हैं, मौजूदा स्टील मंत्री भी हैं भारत सरकार के चौधरी वीरेंद्र सिंह, और वो अपने बेटे को चाहते थे कि वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े। तो ऐसे में जैसे ही राजनीति में संन्यास का ऐलान चौधरी वीरेंद्र की तरफ से किया गया, कुछ ही समय बाद बीजेपी की तरफ से एक लिस्ट आती है, उसमें हिसार से चौधरी वीरेंद्र के बेटे को टिकट जो है वो दी जाती है। तो साफ है कि अब जो सपना कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र ने देखा था कि वो एक दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री
बनेंगे, लेकिन अब उनकी भूमिका जो है वो पर्दे के पीछे रहेगी। बीजेपी में संगठन को मजबूत करते हुए नजर आएंगे और इसका ऐलान खुद चौधरी वीरेंद्र ने मीडिया बुलाकर जो है वो किया है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम बनने का सपना अधूरा रहा और इस अधूरे सपने के साथ ही चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। अब रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। कहते हैं सियासत बयानबाजी का खेल है और नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए कई तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन अक्सर इस बयानबाजी में नेताओं की जुबान भी फिसल जाती है। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती की जुबान फिसली और वो ना चाहते हुए भी ऐसा बयान दे गए जो शायद किसी भी नेता को रास ना आए। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव नजदीक आते ही हर दल हर नेता ईमानदारी का नारा बुलंद करता है। ईमानदार उम्मीदवार के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और शायद इसलिए ही कहा जाता है कि सियासत में सब चलता है। लेकिन जब कोई नेता अपने ही बयान में फंस जाए तो क्या होगा? जी हाँ, सतपाल सत्ती बद्दी में रैली को संबोधित करते हुए एक बयान दे बैठे हैं जो किसी भी नेता को नागवार लगेगा। पहले जरा सतपाल सत्ती का ये बयान सुन लीजिए। राजनीति बड़ी टफ हो गई भाई, पैसे बहुत लगते घर पे जाते लोगों ने उन्होंने दिनों च लोग जो राह सुननी होंगे ना वो भी कहते कोई दे दो तो ठीक लगता थोड़ा जहा बंदा कहता कितों दईए 5 साल ईमानदारी ना काम में लगे रहे दोनों कितों दईए। सुना आपने, सतपाल सत्ती खुद कह रहे हैं कि अगर कोई नेता 5 साल तक ईमानदारी से काम करेगा तो जनता की डिमांड को कैसे पूरा करेगा। सत्ती साहब जरा अपने बयान को एक बार फिर सुन लीजिए। राजनीति बड़ी टफ हो गई भाई, पैसे बहुत लगते घर पे जाते लोगों ने उन्होंने दिनों च लोग जो राह सुननी होंगे ना वो भी कहते कोई दे दो तो ठीक लगता थोड़ा जहा बंदा कहता कितों दईए 5 साल ईमानदारी ना काम में लगे रहे दोनों कितों दईए। दरअसल सतपाल सत्ती राम शहर में रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान वो पंडित सुखराम पर निशाना साधते साधते ये बयान दे बैठे। हार जाए चाहे जीत जाए आदमी सीट नहीं छोड़ता है। ये जो राजनीति है ना ये इदा नहीं छोड़ते। देख लो सुखराम जी के चल नहीं होया करता, पोते को भी पकड़ पकड़ के घूमी जा रहा। राजनीति आदमी को लकड़ियां छुड़ानी है या जनता छुड़ाती, दो ही छुड़ा सकती है, तीसरा नहीं छुड़ा। ये नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा लकड़ियां और जनता के सवाए नहीं छोड़ती है। ये चिमड़ जाती जिदा बंदे ने चड़ेल चिमड़ जाती। ये आदत है, पता नहीं क्या है, पता नहीं सामने में चिमड़ जानी। हूँ असं कई बार तंग होंगे छो यार बहुत हो गया, बड़े परेशान हो गए क्योंकि राजनीति बड़ी टफ हो गई भाई, पैसे बहुत लगते घर पे जाते लोगों ने उन्होंने दिनों च लोग जो राह सुननी होंगे ना वो भी कहते कोई दे दो तो ठीक लगता थोड़ा जहा बंदा कहता कितों दईए 5 साल ईमानदारी ना काम में लगे रहे दोनों कितों दईए। बहरहाल विरोधियों को निशाने पर लेने के चक्कर में अब सत्ती साहब खुद निशाने पर आने वाले हैं, क्योंकि सतपाल सत्ती के इस बयान ने विरोधियों को बोलने का एक और मौका दे दिया है। बद्दी से जगत सिंह बैंस, न्यूज़ 18 हिमाचल। सियासत ऐसी चीज है जो दो परिवारों को अलग भी कर सकती है और विरोधियों को गले भी मिला सकती है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। कांगड़ा लोकसभा सीट पर दो ध्रुव विरोधी गले मिले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में कब नए रिश्ते बन जाए, कब कौन किसका गुरु और किसका चेला बन जाए, पता नहीं चलता। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट पर कांग्रेस के दो ध्रुव विरोधी इकट्ठे हो चुके हैं। कांगड़ा लोकसभा सीट पर पहली बार कांग्रेस के स्टार प्रचारक जीएस बाली मैदान में उतरे और नगरोटा बगवा में अपने कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के लिए वोट मांगे। जीएस बाली ने कहा कि वो कांग्रेस हाईकमान के शुक्रगुजार हैं कि कांगड़ा से एक युवा साथी को मैदान में उतारा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का कि हमें युवा प्रत्याशी के तौर पर पवन काजल जी को दिया है। भले ही पवन काजल और जीएस बाली में मतभेद रहे हों, लेकिन जब जीएस बाली ने दोस्ती के हाथ फैलाए तो पवन काजल भी पीछे नहीं रहे और नगरोटा में सार्वजनिक मंच से जीएस बाली को अपना सियासी गुरु बता डाला। मैं उम्मीद करूंगा कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के साथ लगता नगरोटा विधानसभा क्षेत्र मेरे से अछूता नहीं है और आपके जो आदरणीय पूर्व मंत्री हैं जीएस बाली साहब, उन्होंने चेला में आदरणीय बाली जी के साथ
हमारी बड़ी चेला भी रहा हो, कई बात हो जाती, मिस कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो राजनीति में ठीक भी हो जाता है, तो कभी कभी पर एक बात है, मतभेद हो सकते, मनभेद कभी नहीं हो सकते। अब बात लोकसभा चुनाव की है, तो चाहे कितने भी मतभेद और मनभेद रहे हों, हर कोई नए रिश्ते नाते बना रहा है। अब ये नए रिश्ते कितने दिन साथ चलते हैं और क्या गुरु चेले की जोड़ी कांग्रेस के लिए कांगड़ा का किला भेदने में सफल साबित होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।